हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। जैसे कोई पर्सन है, उसको अपना कोई भी टास्क स्टार्ट करना है तो उससे पहले वो क्या करेगा, एक प्लान तैयार करता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने वर्क को स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, अगर फैमिली उसको वो अपनी फैमिली को वेकेशन पर लेके जाना चाहता है तो काफी सारे मैटर्स होते हैं जिनको वो पहले से ही प्लान करके रखेगा कि कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और जहाँ भी जाएगा कहाँ पर स्टे करेगा और कितने दिन के लिए स्टे करेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा। तो ये सब प्लानिंग उसको एडवांस में ही करनी पड़ती है, तभी सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। सिमिलर वे में अगर हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑडिटर को भी अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कौन कौन से फैक्ट्स को एग्जामिन करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। तो कुछ फॉलोइंग मैटर्स है जिनके रिगार्डिंग उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट है स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्क असाइन्ड। ऑडिटर को अपना ऑडिटिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटिंग करनी है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एक पार्ट को एग्जामिन करना है या कंप्लीट बुक्स को एग्जामिन करना है। तो जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑडिटर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग ऑडिटर को अपना वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में लॉ के अकॉर्डिंग जो स्कोप ऑफ ऑडिट है ऑडिटर के लिए वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में के केस में पार्टनरशिप डीड में स्कोप ऑफ ऑडिट डिफाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट। ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले जो अपॉइंटर है उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि वो ऑडिटिंग करवाना क्यों चाहता है। अगर ऑडिटर फर्स्ट टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा है तो उस केस में ऑब्जेक्टिव को इंफॉर्मेशन होना काफी नेसेसरी हो जाता है। लेकिन अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को काफी टाइम से यानी लॉन्ग टर्म से ऑडिट कर रहा है तो तब ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट है नेचर एंड टेक्निकल फीचर ऑफ द बिजनेस। ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस की नेचर और टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह की गुड्स में ट्रेड करता है, वो अपनी गुड्स को कहाँ से परचेज कर रहा है और कहाँ पर सेल कर रहे हैं, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर का सोर्सेज क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक ऑडिटर को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ऑडिटर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये सभी डिफरेंट मेथड्स जो है अकाउंटिंग्स के उनको फॉलो करती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती है। स्टडी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लॉ के बारे में जिसके अकाउंट्स को वो ऑडिट करने जा रहा है। तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो उसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें तो उसको पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रहा है उसकी एक लिस्ट ले लेनी चाहिए और साथ ही जो पर्सन उन अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं उनके नेम्स की भी लिस्ट उसके पास होनी चाहिए। स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल चेक सिस्टम है उसकी डेप्थ में एग्जामिनेशन करनी चाहिए। उस इंटरनल चेक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल वर्क है उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि वर्क का साथ साथ एग्जामिन भी होता रहता है। अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉल्टी है तो उस केसेस में फ्रॉड एंड एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, इसके बेसिस पर ही ऑडिटर अपना स्कोप ऑफ ऑडिट डिफाइन करता है
और साथ ही ये डिसाइड करता है कि उसको कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है। नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स फाइनल अकाउंट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन काफी लॉन्ग टाइम से एग्जिस्टेंस में है तो ऑडिटर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो उनको एग्जामिन कर सकता है। और साथ ही अगर प्रीवियस ऑडिटर ने कुछ डेफिशिएंसी और डिफेक्ट्स के पॉइंट्स अपनी रिपोर्ट में मेंशन किए हैं तो उस केसेस में ऑडिटर को उन पॉइंट्स पर स्पेशल एम्फेसाइज की रिक्वायरमेंट होती है। पीरियड ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को ये भी चेक करना होना चाहिए कि कौन से पीरियड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसको एग्जामिन करना है। नॉर्मली जो ऑडिटिंग है वो ईयर में वन टाइम किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ये लार्जर और स्मॉलर पीरियड हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयर। ऊपर जो अभी हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस की है ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद ऑडिटर को कुछ इंस्ट्रक्शन अपने अपॉइंटर को भी देनी होती है जो फॉलोइंग मैटर से रिलेटेड हो सकती है। फर्स्ट है, बुक्स जो है वो टोटल होना चाहिए, उनका ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स है वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जितने भी वाउचर्स हैं वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होने चाहिए। डेटर एंड क्रेडिटर्स की लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। बैड एंड डाउटफुल डेट्स की लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम की लिस्ट है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स प्रिपेयर होनी चाहिए। मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होगा वो मेंशन होना चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए उनके नेम और एड्रेस के साथ। ये सारी इंफॉर्मेशन एक ऑडिटर अपने एम्प्लॉयर से ले सकता है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। एक ऑडिटर जो है उसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को ऑडिट करना होता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा कि जो ऑडिटिंग का वर्क है उसका स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि जो वर्क है उसको डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास कुछ असिस्टेंट होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिनको आर्टिकल क्लर्क कहा जाता है। इन असिस्टेंट में से कुछ एक्सपीरियंस्ड होते हैं जिनको सीनियर्स कहा जाता है, और जो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं उनको जूनियर कहा जाता है। तो अब इन जूनियर और सीनियर्स में जो वर्क है ऑडिट का वो डिवाइड कर दिया जाता है, तभी जो ऑडिटिंग का वर्क है टाइमली कंप्लीट हो पाता है। लेकिन यहाँ पर कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि जो वर्क है वो कैसे डिवाइड किया जाएगा। नॉर्मली जो मैचिंग ऑफ वाउचर्स है विद सब्सिडरी बुक्स, एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ द लेजर, एग्जामिनेशन ऑफ टोटल्स एंड बैलेंस, टेलिंग द ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा आर, जो ये सभी एक्टिविटीज है ये जूनियर असिस्टेंट को असाइन की जाती है। ऑन द अदर हैंड, examination of outstanding expenses, examination of method of provision for depreciation, provision for bad and doubtful debts, valuation of assets and liabilities, ये वर्क जो सीनियर असिस्टेंट है उनको असाइन किया जाता है। लेकिन जो बोथ असिस्टेंट्स है सीनियर और जूनियर ये ऑडिटर के अंडर ही वर्क कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑडिटर की ही रहती है क्योंकि उसी को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है और उस पर सिग्नेचर होते हैं। ऑडिट प्रोग्राम। सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने डिस्कस की है ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद ऑडिटर अपना प्रोग्राम फॉर्मुलेट करता है कि उसको अपना ऑडिटिंग का वर्क कैसे कंप्लीट करना है और डिवीजन कैसे करना है। ऑडिट प्रोग्राम। An audit program is a detailed plan of work prepared by the auditor for the supervision and control of his assistants before actually beginning the audit. ऑडिट प्रोग्राम एक सिस्टमैटिक, डिटेल और रिटन प्लान होता है जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है, और ये मेनली जो एम्प्लॉयज हैं उसके असिस्टेंट्स हैं उनको सुपरविजन और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और एक्चुअल में जो ऑडिटिंग वर्क है उसको स्टार्ट करने से पहले रेडी किया जाता है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ऑडिट टेक्निक है वो यूज की जाएगी, जिससे स्टाफ को ये पता चल जाए कि कैसे ऑडिटिंग वर्क कंप्लीट करना है। ऑडिट प्रोग्राम को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है
कि जो वेरियस टास्क है ऑडिट वर्क से रिलेटेड उनके बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई पर्सन है या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उसको अपना घर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उससे पहले वो वेरियस फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर करता है। प्लान ऑफ बिल्डिंग प्रिपेयर, बिल्डिंग के लिए प्लान रेडी करता है, ड्यूरेशन डिसाइड करता है कि कितने ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही नंबर ऑफ लेबर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको स्टडी किया जाता है। सिमिलरली एक ऑडिटर भी अपने वर्क के लिए प्लान रेडी करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है कि कैसे उसको अपना ऑडिटिंग का वर्क स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, प्रिपेयरिंग ए स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। अब ऑडिट वर्क के लिए जब एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क डिसाइड कर दिया जाता है तो इससे ऑडिट वर्क है स्पेसिफाइड पीरियड में कंप्लीट जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। जितने भी असिस्टेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट के, उनमें वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हर पर्सन को ये पता होता है कि उसको क्या वर्क करना है। अवेयर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। जब फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम में, तो हर एम्प्लॉयज से जो भी वर्क है प्रोग्रेस का पता चलता रहता है कि कितना वर्क कंप्लीट हो गया है। एम्प्लॉय लीव्स ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर कोई एम्प्लॉय ऑडिट वर्क को छोड़कर बीच में चला जाता है तो उसकी जगह पर ये वर्क किसी और पर्सन को इजीली असाइन कर दिया जाता है। रिमूविंग पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क लेफ्ट आउट। जब फ्रेमवर्क डिसाइड कर दिया जाता है तो उससे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि कोई वर्क कंप्लीट हुए बगैर रह जाए या एग्जामिन ना हो पाए। नेक्स्ट है फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी एम्प्लॉयज है जिनको वर्क असाइन किया गया है, वर्क असाइन करने के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी जाती है। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड प्रोग्राम, टेलर मेड प्रोग्राम। स्टैंडर्ड प्रोग्राम, an audit program based on a standard format is known as a standard audit program. This document is used uniformity in all audits, and there is no need for the auditor to prepare a separate audit program for each audit. Such program is also referred to as a fixed or predetermined or a planned program. स्टैंडर्ड प्रोग्राम में ऑडिट प्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज किया जाता है, यानी वो कॉमन फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से कोई फॉर्मेट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस टाइप के प्रोग्राम को ही फिक्स, प्रीडिटरमाइंड और प्लान प्रोग्राम कहा जाता है। टेलर मेड प्रोग्राम। A tailor-made program is one which is prepared separately for each organization, keeping in the mind the nature of business, nature of transaction, method of accounting, efficiency of internal control, etc. Such a program is more practical and flexible as compared to standard program. टेलर मेड प्रोग्राम जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और ये टेलर मेड प्रोग्राम जो है वो मोर प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्रोग्राम। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ऑडिट प्रोग्राम इन राइटिंग। ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न में होना चाहिए। इससे क्या है, ऑडिटर और उसके एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। और साथ ही जो एम्प्लॉयज हैं उनको बार बार अपने ऑडिटर से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि उनको क्या वर्क परफॉर्म करना है। क्लैरिटी। ऑडिट प्रोग्राम जो है वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए जिससे एवरी पर्सन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। डिवीजन ऑफ वर्क। ऑडिटर अपने स्टाफ की कैपेबिलिटी से अवेयर होता है, इसलिए उसको जो वर्क है उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करना चाहिए और साथ ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर देनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी। ऑडिट प्रोग्राम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कभी कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो तो इजीली इसमें चेंजेस किया जा सके, क्योंकि कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होती है जो जिसमें
ऑडिट जो प्रोग्राम है उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता, कुछ डेविएशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इजीली इसको चेंज किया जा सके। पॉलिसीज एंड प्रोविजंस। ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट करते समय ऑडिटर को जो पॉलिसीज एंड प्रोविजन है ऑडिट वर्क से रिलेटेड उनको भी चेक कर लेना चाहिए, उनको भी माइंड में रखना चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑडिट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखे, जिससे क्या है ऑडिट स्मूथली और स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस रिपोर्ट्स। ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ऑडिटर को फाइनल अकाउंट्स और ऑडिटर की जो रिपोर्ट है पास्ट ईयर्स की उनको भी चेक करना चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज एक सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम भी प्रिपेयर करना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज और सब डिपार्टमेंट वाइज। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम should be prepared for cash, purchase, sales, etc. Advantages of an audit program. Distribution of work according to ability. ऑडिट प्रोग्राम बनाने से ऑडिटर अपने स्टाफ में उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क असाइन करता है, जिससे वर्क क्या है स्पेसिफाइड टाइम में फास्टली कंप्लीट हो जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब एम्प्लॉयज में वर्क का डिवीजन किया गया है तो उस वर्क के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर दी जाती है। अगर कोई एम्प्लॉय अपना वर्क कंप्लीट नहीं करता है तो उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस। ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से ऑडिटर ये एग्जामिन कर सकता है, क्योंकि जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक प्रोग्रेस चार्ट की तरह वर्क करता है, और इसकी हेल्प से ऑडिटर ये असेस कर पाता है कि उसकी जो स्टाफ है उसने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया है और कितना वर्क पेंडिंग रहता है। यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। 1 ईयर का जो ऑडिट प्रोग्राम है वो इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर ऑडिट प्रोग्राम। इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है ऑडिट वर्क में, और दूसरा ये अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ जो टाइम है ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने में उससे भी प्रिवेंट करता है। नो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एम्प्लॉयज। अगर कोई एम्प्लॉय अपने वर्क को छोड़कर चला जाता है या जॉब को रिजाइन कर देता है और किसी अदर पर्सन को उसका वर्क असाइन किया जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, दूसरा पर्सन जो ज्वाइन करता है वो इजीली उस वर्क को कंप्लीट कर लेता है। प्रूफ इन कोर्ट। अगर जो क्लाइंट है और ऑडिटर है उसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम को कोर्ट में एज ए प्रूफ प्रेजेंट कर सकता है। सेविंग ऑफ टाइम। ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से एक प्लान पहले से डिटरमाइन कर लिया जाता है और सारा वर्क उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया जाता है, जिससे अननेसेसरी जो वेस्टेज है टाइम की वो नहीं हो पाती है, और जो वर्क है वो भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। साइमल्टेनियस वर्क इन डिफरेंट बिजनेस। अब जो ऑडिटर है ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से क्या है वो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटिंग का वर्क एक साथ कर सकता है और एफिशिएंटली उसको कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से ये इजी हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है उस वर्क को कंप्लीट करने में। कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल। ऑडिट वर्क के लिए पहले से ही रिटर्न प्रोग्राम होने की वजह से कोई भी फील्ड ऐसा नहीं रहता है जिसको एग्जामिन नहीं किया जाएगा, और ऑडिटर भी ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि कंप्लीट एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया है। फैसिलिटी इन कंट्रोल। ऑडिट प्रोग्राम फैसिलिटेट करता है ऑडिट वर्क पे कंट्रोल के लिए, और इससे क्या होता है कि ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से जो भी वर्क है वो डिवाइड कर दिया जाता है स्टाफ में, साथ ही के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है, और इससे क्या होता है कि जो ऑडिट स्टाफ है वो एफिशिएंसी के साथ अपने वर्क को कंप्लीट करता है, जिससे नेग्लिजेंस और एरर के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। वर्क बिकम्स मैकेनिकल।
अब जो ऑडिट स्टाफ है उनको ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क कंप्लीट करना पड़ता है और वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पाते। तो इससे क्या है, जो वर्क है वो काफी बोरिंग हो जाता है और इससे क्या है, नेग्लिजेंट भी होना और इनएफिशिएंसी भी अराइज होती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब जो ऑडिट प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एम्प्लॉयज को वर्क असाइन कर दिया जाता है। इससे अब जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपनी कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंसी को शो कर पाए। लैक ऑफ मॉरल इन्फ्लुएंस। यूनिफॉर्मिटी की वजह से जो एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं कि जो कौन कौन से एस्पेक्ट है जो ऑडिट प्रोग्राम के जिनमें वो अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, यानी उनको पहले से ही पता होता है और वो प्री प्लान मैनर में अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं और जो मोरल प्रेशर है उन पर वो रिड्यूस हो जाता है। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। ऑडिट प्रोग्राम जो है उसकी वजह से एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं वो काफी मैकेनिकल हो जाता है और यहाँ पर उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करना। लैक ऑफ इलास्टिसिटी। ऑडिट प्रोग्राम पहले से ही फॉर्मुलेट कर लिया जाता है और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पर ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी इज हार्मफुल। सेम टाइप का जो ऑडिट प्रोग्राम है वो हर बिजनेस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए ये नेसेसरी हो जाता है कि ऑडिट प्रोग्राम को बिजनेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज किया जाए। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी। इनएफिशिएंट ऑडिटर जो है और वो अपने वर्क को नेग्लिजेंट कर रहा है तो वो भी क्या है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम को कोर्ट में एज ए प्रूफ शो कर सकता है कि उन्होंने इतना वर्क कंप्लीट किया है। रेमेडीज और इलास्टिसिटी इन ऑडिट प्रोग्राम शुड नॉट बी रिजिड। अभी हमने जो डिसएडवांटेजेस डिस्कस की है उससे ये क्लियर होता है कि जो ऑडिट प्रोग्राम है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एक ही ऑडिट प्रोग्राम को हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के नेचर, उसकी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और जो ऑडिट प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो तो इजीली उसमें चेंजेस किए जा सके। ओनली फॉर द गाइडेंस। ऑडिटर को अपने स्टाफ को पहले ही ये क्लियर कर देना चाहिए कि जो ऑडिट प्रोग्राम है वो ओनली उनकी गाइडेंस के लिए है और इसमें अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो इजीली चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं होने चाहिए ऑडिट प्रोग्राम के, अदरवाइज इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ही फुलफिल नहीं हो पाएगा। थैंक यू।